नमस्कार, मैं हूँ राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। तो हमारे दोपहर न्यूज के आज के मेहमान है प्रसिद्ध ज्योतिष अर्चना कानूनगो जी, जिनसे पहले भी आप रूबरू हुए हैं। इस वक्त हम आपसे बात करेंगे सिर्फ होली का त्यौहार को लेकर, क्योंकि होली का त्यौहार ऐसा मस्ती भरा त्यौहार है जो आपके जीवन को रंगीन कर सकता है, लेकिन कई बार जरा सी गलती आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो होली के त्यौहार पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। अर्चना जी, सबसे पहले तो आपका दोपहर न्यूज में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि हाल ही में 2 दिन बाद होली का त्यौहार आने वाला है। इस होली के त्यौहार पे ज्योतिष शास्त्र की नजरों में आप क्या देखते हैं? आमतौर पर होली दहन किया जाता है और वो होली का दहन किस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसे आप क्या कहते हैं? सर, होली को हम अगर 2 भागों में देखें तो एक तो होता है कि हम होली जलाते हैं, जिस दिन हम जलाने का कार्य करते हैं, उसके अगले दिन हम होली खेलने का काम करते हैं, धुलंडी बोलते हैं, या 5 दिन बाद हम रंग पंचमी भी बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जलाने वाले पार्ट की। हम उस दिन ये मानते हैं कि हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या जो भी हमारी निगेटिविटी है उसको हम अग्नि में समर्पण कर दें और उसको हम खत्म कर दें, और उसके बाद में हम जो पॉजिटिव एनर्जी बची है उसके साथ में हर्षोल्लास के साथ में, रंगों के साथ में, पानी के साथ में खेल के उसको मनाते हैं। अब जो जलाने वाला पार्ट है, जो निगेटिव एनर्जी जो हम बोल रहे हैं या नकारात्मक ऊर्जा जो बोल रहे हैं, अब वो क्या होती है, आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है। हम पूजा जब करने जाते हैं तो हमारे पास में सारी चीज़ें होती हैं, हल्दी है, कुमकुम है, कुछ हम प्रसाद लेकर के जाते हैं, और हमको पता नहीं होता है कि हमको वहाँ पे दहन किस चीज़ का करना होता है। अगर हम ज्योतिष की भाषा में 9 ग्रहों की बात करते हैं तो अगर हमारा सूर्य कमज़ोर है या सूर्य खराब है तो हम सूर्य ग्रह की वस्तुओं का हम उसमें डालेंगे, अगर चंद्र खराब है तो चंद्र डालेंगे। इस तरीके से हमारे जो भी निगेटिव ग्रह हैं उनको हम उनकी स्वरूप संबंधित हम वस्तुओं का वहाँ पर डाल करके उस ग्रह को हम कम करेंगे या नकारात्मकता को हम खत्म करेंगे। पर अभी प्रश्न ये उठ जाता है सर कि अब हमको पता ही नहीं होता है कि ये खराब ग्रह क्या है या अच्छा ग्रह क्या है, या कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ ऊंच का है हमारी पत्रिका में, कोई ग्रह नीच का है, और जानकारी नहीं होती है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऊंच नीच एक अलग चीज़ होती है और ग्रहों का अच्छा और बुरा होना एक अलग चीज़ होती है। जो भी ग्रह हमारे किसी भी चीज़ के कारक होते हैं, जिन्हें अगर हम बोलें कि हमारी तरक्की का कारक कौन सा ग्रह है, या हमारे को इनकम का कारक कौन सा है, या हमारी बचत का कारक कौन सा है, या हमारे सुख का कारक कौन सा है, तो हमारे लाइफ में होने वाली किसी भी चीज़ का कोई ना कोई कारक ग्रह होता है। अगर हमारी लाइफ की अच्छी घटनाओं का जो कारक है वो ग्रह हमारे लिए अच्छा हो जाता है, और हमारे साथ में जो दुर्घटना होने वाली है, जो खराब चीज़ें होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, चोरी होने वाली है, नुकसान होने वाला है, इन चीज़ों का जो कारक है वो ग्रह हमारे लिए खराब होता है। आपकी बात को थोड़ा बीच में मैं काट रहा हूँ। ये जो ग्रह आप अच्छा और खराब बता रहे हैं, जी जी, तो ये कौन सा ग्रह अच्छा रहेगा, किस व्यक्ति का रहेगा? क्योंकि सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, तो कॉमन रूप से इसे आम आदमी कैसे पहचाने, या फिर क्या उसके लिए कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाना होगी? सर, बहुत सिंपल होता है। जैसे कि राशि सब जानते हैं कि अपनी जन्म कुंडली अपन ने देखी और चंद्र जिस नंबर पे बैठा हुआ है वो हमारी राशि हो गई है। वैसे ही पत्रिका जहाँ से शुरू होती है तो जो पहला भाग होता है जिस पे लग्न लिखा होता है वो हमारी बेसिक कुंडली, लग्न कुंडली हो गई है। तो वो 12 भागों में बटी होती है, मतलब हम सभी चीज़ों को 12 भागों में बांटते हैं। एक प्रकार के लोगों के लिए एक प्रकार के अच्छे ग्रह होते हैं, एक प्रकार के ग्रह खराब होते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ी सी ज्योतिष की मदद लेनी होती है। बट अगर हमको इतना ही पता चल जाए कि हमारा लग्न क्या है तो भी हम ये चीज़ों को मालूम करके और उपाय कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन सा ग्रह है और क्या प्रावधान उसके किया है? सर, अगर जैसे हम मेष लग्न की बात करते हैं तो मेष लग्न में जैसे मैं बता दूं आपको कि बुध ग्रह खराब होता है। अब बुध ग्रह को छोड़ दो तो बाकी सारे हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। अलग अलग चीज़ों के कारक अलग अलग होते हैं। बट अगर हम यहाँ होली की बात कर रहे हैं तो अगर हम हरे कलर की कोई वस्तु जैसे कि खड़ी मूंग हो गई, वो अगर हम वहाँ पर डाल देते हैं तो क्या होगा कि हमारा बुध ग्रह जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वृषभ लग्न की, यानी कि हम 2nd नंबर के लग्न की बात करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न स्थान पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपका चंद्र ग्रह कमजोर है और आपका मंगल ग्रह कमजोर है, ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर परमल डाल सकते हैं, उसके बाद में बादाम डाल सकते हैं। ये चीज़ें डालने से आपके जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। वैसे ही हम मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में भी हम बादाम डाल करके उस चीज़ को कम कर सकते हैं, या गेहूं के कुछ दाने डाल के हम कर सकते हैं। 4थे नंबर का जो होता है वो कर्क लग्न होता है। कर्क लग्न में मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हम खड़े मूंग डाल करके
निगेटिविटी को कम कर सकते हैं। 5वें नंबर की राशि होती है सिंह लग्न आ गया। सिंह लग्न में फिर हम चंद्र की तरह परमल का हम कर सकते हैं। 6ठे नंबर की जो हमारी आगे कन्या आ गया, उसमें हम फिर गेहूं के दाने कर सकते हैं। 7वें नंबर की तुला आ गई, वहाँ पे हम हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। वृश्चिक लग्न आ गया, वहाँ पे हम लौंग डाल सकते हैं। धनु लग्न आ गया, वहाँ पर भी हम बादाम का उपयोग कर सकते हैं। फिर मकर लग्न आ गया, हम हल्दी की गांठ ले सकते हैं। कुंभ लग्न आ गया, हम फिर परमल ले सकते हैं। फिर लास्ट में मीन लग्न आ गया, फिर हम गेहूं के दाने ले सकते हैं। इस प्रकार हम किसी न किसी वस्तु के द्वारा हम अपनी निगेटिव एनर्जी का हम वहाँ पे अर्पण कर करके उससे हम छूट ले सकते हैं कि भाई अब हमको ये ग्रह की तकलीफ कम हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट हम अगले दिन पे आते हैं कि फिर हमको जो हमारे इसके अलावा जो हमारे अच्छे कलर हैं, उनको अच्छे ग्रह हैं, उनके जो कलर हैं उनको हम उपयोग में लेकर के खेल करके हम लाभ ले सकते हैं। तो कलर कैसे तय करेगा व्यक्ति? मान लीजिए कौन सी राशि, सबकी राशि अलग है, सबके ग्रह अलग है, तो कलर कैसे चयन किया जाएगा? सर जैसे मैंने बताया कि सूर्य का कलर लाल होगा, तो चंद्र का जो कलर है वो क्रीम कलर होगा। बुध ग्रह है उसका हरा कलर होगा। गुरु ग्रह है उसका पीला कलर होगा। शुक्र ग्रह है वो मल्टी कलर होता है। अगर मिक्स कलर की बात करें या गुलाबी कलर या सफ़ेद कलर की बात करें। शनि ग्रह है तो हम काले और नीले की बात करें। तो जो मैंने खराब बताया उसके अलावा आपके सारे ग्रह अच्छे हो गए। उनमें से आप किसी भी अच्छे ग्रह का अगर कलर का उपयोग करते हैं तो वो आपके पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। अच्छा, होली के दिन एक चीज देखी जाती है कि चंद्रमा काफी बड़ा होता है और उस दिन चंद्र का कुछ प्रभाव ज्यादा होता है। चंद्र का तो ये जो मन पर या किसी व्यक्ति पे क्या असर करता है? क्योंकि कई बार होली के दिन आपने देखा होगा कुछ आपराधिक घटनाएं भी कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ अच्छे काम भी होते हैं। जैसे पूर्वजों ने एक परंपरा बना कि होली के दिन ही रंग डलता है किसी के वहां, तो वो क्या होता है कि मतलब उसमें फिर खुशियां शामिल हो जाती है कि मतलब सारी चीजें उस दिन के लिए कौन हो जाती है, उसके बाद उसके परिवार में कर सकते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो ये होली ही क्यों इसके लिए चयन किया गया है? सर चंद्रमा जो है वो मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा अगर पूरा है यानी फुल मून है, यानी व्यक्ति उस दिन बहुत ज़्यादा भावुक होता है, उस दिन इमोशनल ज़्यादा होता है, उसको पुरानी जो भी दुखद बातें हैं वो ज़्यादा तकलीफ देती है। उसी दिन उनको द्वेष के वजह से बदला लेने की भावना भी आती है। जैसा कि आपने कहा कि दुर्घटनाएं जो होती हैं कि भैया किसी के साथ में गलत करने के विचार भी जो आते हैं, या फिर उस दिन अगर मन खराब है, दुख हो रहा है, रो रहे हैं, तो सांत्वना देने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, तो फिर वो होली का रंग डालने की एक प्रथा बनाई है। तो कुल मिलाकर के मन के कारक चंद्र से जो होने वाली तकलीफें हैं, जो कि इंटरनली फीलिंग्स के रूप में होती हैं, उसको कम करने के लिए ही ये प्रथाएं बनाई गई। आमतौर पर एक बात बड़ी समझ में नहीं आती किसी की, कुछ कहते हैं आपकी उच्च का ग्रह है, कुछ कहते हैं इसका नीच का ग्रह है, जबकि ग्रह तो एक ही है, राशि भी एक ही, लेकिन ये ऊंच और नीच का क्या भेदभाव है ग्रहों का? सर जैसे कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि ग्रह को दो प्रकार से बताया था कि एक तो होते हैं अच्छे और बुरे, और एक होते हैं ऊंच नीच की भाषा। तो अच्छे और बुरे के लिए मैंने आपको जैसा बताया था कि उसके कारक पे डिपेंड करता है कि अगर वो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें कर रहा है, मतलब अच्छी चीज़ों का कारक है, तो वो ग्रह हमारा अच्छा हो गया। और हमारे लाइफ में जो खराब चीज़ें होने वाली, उनका जो कारक है वो हमारा खराब हो गया। वैसे ही ये जो ग्रह होते हैं वो हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं विद्यमान होते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर ऐसे नंबर पे बैठे हैं जहाँ पे कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और कभी कभी वो कुछ ऐसे नंबर या ऐसे स्थान पे बैठते हैं जहाँ पर कि वो खराब रिजल्ट देते हैं, तो ये स्थान निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पे अगर अपन ने सुना होगा कि वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है, या हमने सुना है कि कर्क राशि का गुरु उच्च का होता है। इसका मतलब ये है कि गुरु आपकी हॉरोस्कोप में अगर 4 नंबर पे लिखा है, इसका मतलब गुरु आपकी पत्रिका में उच्च का है। या हमने लिखा है कि शनि अगर आपकी पत्रिका में 7 नंबर के साथ लिखा हुआ, मतलब शनि उच्च का है। इसका मतलब ये होगा कि शनि ग्रह आपके हॉरोस्कोप में इस नंबर पे बैठ कर के अपनी जो भी कारक है उस सभी चीज़ों का लाभ बहुत ज़्यादा देने वाला है। तो ये हो गया आपका उच्च का। और कभी कभी वो नीच में बैठता है, मतलब वही शनि अगर 1 नंबर के साथ बैठ जाए तो वो नीच का हो जाएगा। कोई ग्रह अगर नीच का हो गया है तो वो आपको बहुत नुकसान देगा या परेशानियां देगा। तो ऊंच नीच अलग हो गया और अच्छा और खराब अलग हो गया। अच्छा, ऊंच नीच की बात तो हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ज्योतिष भी एक नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पत्रिका किसी को दिखाता है, तो कोई पर्टिकुलर एक ग्रह को ने कहा कि ये आपका उच्च ग्रह है, इसको आप बोले और उच्च की है, उच्च करिए, और दूसरी बात कोई उसी ग्रह में बोलते हैं तो बोले नहीं इसको तो आप कम करिए, डाउन कीजिए। तो आदमी कंफ्यूज होगा कि एक ज्योतिष ने कुछ और बताया, दूसरे ने कुछ और, तो ऐसा क्यों होता है? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि हम आपकी बातों को माने कि हम जिनसे पहले मिलकर के आए हैं उनकी माने, और एक आम आदमी के लिए कंफ्यूज होना बहुत नेचुरल चीज़ है।
इसमें सर 2 फिलॉसफी काम करती है। एक फिलॉसफी ये होती है कि हमने जैसे ग्रहों को बोला है कि अच्छा और ख़राब, ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक फिलॉसफी ये होती है कि सभी ग्रहों को एक समान मान करके हम उनके साथ में एक तरीके का बर्ताव करें, यानी कि सभी को बढ़ाएं, सभी को गिराएं। जैसे पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ पढ़ाई करते थे, सभी पढ़ाई करते थे। 100 में से 95% लोग पढ़ाई पे फोकस करते थे। एक 5% लोग थे जो खेल में या अपने किसी दूसरी रुचि के ऊपर विशेष ध्यान देते थे। तो वो हमारी कॉमन थेरेपी हो गई कि भैया सभी के ऊपर विशेष रूप से काम करना। उसमें हम नेगेटिव के ऊपर भी काम करते थे। अभी जो चलन है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई विशेषता है, कोई खेल में है, कोई सिंगिंग में है, कोई किसी गेम में है, तो अब क्या होता है कि अगर कोई पेरेंट्स को पता है कि हमारा बच्चा तबला अच्छा बजाता है तो वो उसको तबला क्लास साल भर के लगा देते हैं या म्यूजिक क्लास साल भर के लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यानी अभी ये जो फिलॉसफी क्या चल रही है कि आपका जो ग्रह अच्छा है, अगर आपने उसके ऊपर फुल टू फोकस कर लिया तो आप ज़्यादा तरक्की पा सकते हैं, ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अभी सभी ग्रहों के ऊपर काम करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कोई एक मुकाम हासिल किया है, आपने पर्टिकुलर एक ऊंचाई को छुआ है। लेकिन अगर आपने किसी एक ग्रह जो कि आपका अच्छा है और आपने उसको चुन लिया और उसी के ऊपर पूरा फोकस किया और उसको बहुत बढ़ा दिया तो आपको सफलता को तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो अब चूंकि ये फिलॉसफी है तो अभी डिपेंड करता है जो भी जातक है कि भैया उसको सब पे काम करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होता है। और अगर उसको किसी एक ग्रह के ऊपर विशेष रूप से कार्य करके सक्सेस को जल्दी और ज़्यादा पाना है तो वो वाली फिलॉसफी को भी वो यूज़ कर सकता है। और दोनों में गलत कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ज्योतिष ने गलत बताया है, फिलॉसफी उनकी अलग है, अपनी अलग है, और डिपेंड करता है कि हमको क्या यूज़ करनी है। तो आपको कैसा लगा हमारा कार्यक्रम, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दे दें। हमारा यह प्रोग्राम YouTube पर भी है। चूंकि ज्योतिष एक बड़ा विस्तृत विषय है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक ही बार में हम सब कुछ आपसे साझा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्चना जी ने जो पूरे 9 ग्रह के बारे में जो आपको जानकारी दी है कि कौन सा ग्रह किस तरह से आपके जीवन को प्रभावशील करता है, किस में तरक्की होगी, किस में आपको डाउनफॉल होगा, तो इसके लिए आप अगर इनसे व्यक्तिगत रूप से भी अगर चर्चा करना चाहें तो हम यहाँ नीचे इनका नंबर दे रहे हैं। और अर्चना जी आपसे निवेदन है कि आप एक बार अपना नंबर दे दें दर्शकों को, कौन से दिन आप उन्हें परामर्श देते हैं, किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 9179062870। वैसे तो सोमवार और मंगलवार को 11 से 12 में फ़ोन पर अवेलेबल रहती हूँ।